कहानी की शुरुआत धरती के बीच मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया से होती है। जंगली भेड़ियों का एक खूंखार झुंड उस बड़े सितारे का शिकार करने के पीछे पड़ा था। उन्हें लग रहा था कि आज तो इतना बड़ा शिकार हाथ लगा है कि कई दिनों तक दावत चलेगी। लेकिन वह कोई आम शिकार नहीं था, वह था किंग कोंग। कोंग ने डरने का नाटक किया और चालाकी से चट्टान के किनारे की ओर भागा। अचानक वह एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया। भेड़िए भी पीछे पीछे आ गए और उसे घेर लिया। अब बचने का रास्ता नहीं था। भेड़िए दांत निकालकर गुर्रा रहे थे। तभी कोंग ने सीना पीटते हुए गुस्से में दहाड़ लगाई। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक भेड़िया झपट्टा मारकर आगे बढ़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे जाल बिछा है। वह सीधे नुकीले कांटों पर गिरा और वहीं खत्म हो गया। कोंग ने एक बड़ा पत्थर उठाकर जाल में फेंका, जिससे आधा झुंड उसी में दब गया। बाकी भेड़िए अपने साथियों की लाश देखकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तब कोंग ने एक को पकड़कर दो टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। आखिरकार बचे हुए भेड़िए डर कर भाग गए। लड़ाई के बाद कोंग ने खुद को साफ किया और खाने बैठा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसके एक दांत में भयानक दर्द था, जिससे उसकी भूख भी कम हो गई थी। तभी एक मगरमच्छ उसका खाना छीनने आ गया। कोंग उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक उसे दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भारी थी कि साफ था कोई विशाल जीव आसपास है। काफी समय से उस रहस्यमयी दुनिया में रहने के बावजूद कोंग को अपनी जाति का कोई और नहीं मिला था। वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा, पर उसे निराशा हाथ लगी। उधर इंसानों की एक रिसर्च संस्था इस अजीब दुनिया पर नजर रखे हुए थी। अचानक वहां जमीन हिलने लगी और एक विशाल गड्ढा बन गया। वैज्ञानिकों ने इसे बड़ा खतरा माना। इसी दौरान जिया नाम की एक बच्ची, जो इस दुनिया से जुड़ी हुई थी, अजीब सपने देखने लगी। उसे बर्फ से ढकी जगहें और पिरामिड जैसे ढांचे दिखाई देते। परीक्षा के दौरान उसने अपनी कॉपी पर अजीब निशान बना दिए, जो हाल ही के भूकंप से मिलते जुलते थे। उसी रात मॉनिटर में किसी अनजान दैत्य की परछाई दिखाई दी और जिया डर कर जाग गई। उधर अचानक खबर मिली कि गॉडजिला अपने एरिना से निकल चुका है और किसी अनजान दिशा में बढ़ रहा है। सबको डर था कि अगर कोंग और गॉडजिला आमने सामने आए तो फिर से भयंकर तबाही मच सकती है। तभी कोंग उस रहस्यमयी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आया। सबको लगा वह लड़ाई करने आया है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। उसे भयानक दांत दर्द था। इंसानों ने हिम्मत दिखाते हुए उसका इलाज करने का फैसला किया। बेहोशी की दवा देकर उसे सुलाया गया और एक मशीन की मदद से उसका खराब दांत निकाल दिया गया। उसकी जगह एक मजबूत स्टील का दांत लगा दिया गया, जिससे उसका दर्द खत्म हो गया। इलाज के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि जिया के सपनों के निशान और उस दुनिया से आ रही अजीब तरंगें किसी संकट का संकेत हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अगर यह सच है तो उस रहस्यमयी दुनिया में कोई अनजान सभ्यता खतरे में है। सच्चाई जानने के लिए एक टीम कोंग के साथ दोबारा उसी दुनिया में गई। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ विशाल जीव जंतु, चमकते क्रिस्टल और अनछुई प्रकृति। लेकिन जब वे अपने स्टेशन पहुंचे तो पाया कि वहां हमला हुआ था। दीवार पर एक विशाल खून का निशान था, जो किसी कोंग जैसे दैत्य का था। कोंग ने भी अपने क्षेत्र में किसी अनजान गंध को महसूस किया। वह तुरंत अपना हथियार उठाकर नीली रोशनी वाली दरार में कूद गया। अंदर उसे क्रिस्टल के खंभे और अपनी ही जाति की एक पुरानी खोपड़ी मिली। पास के झरने के पीछे एक नई और अनदेखी भूमि छिपी थी। कोंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे एहसास हो चुका था अब वह अकेला नहीं है। धुंध से भरी उस घाटी में अचानक किंग कोंग को एक विशाल आकृति दिखाई दी। पहले तो उसने लड़ाई की मुद्रा बना ली, लेकिन जैसे ही धुंध छंटी, सामने कोई दानव नहीं बल्कि एक छोटा सा तारा जैसा जीव खड़ा था। यह पहली बार था जब किंग कोंग ने धरती के अंदर की दुनिया में अपने जैसा कोई प्राणी देखा था। उत्साह में उसने हथियार नीचे रख दिया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। शुरुआत में वह छोटा तारा डर गया, लेकिन जैसे ही पास आया उसने बिजली की तेजी से उसकी उंगली काट ली और भागने लगा। किंग कोंग उसके पीछे दौड़ा। तभी जमीन जोर से कांपी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कई बड़े तारा जैसे जीव चारों तरफ से निकल आए। उन्होंने उसे पकड़कर जमीन पर दबा दिया। उनके सरदार ने पत्थर का हथौड़ा उठाकर उसे झुकने का इशारा किया। निर्णायक पल पर किंग कोंग की ताकत फूट पड़ी। उसने जमीन से भारी पत्थर उठाकर पीछे वाले दुश्मन पर दे मारा और उनके हमले को उन्हीं पर पलट दिया। छोटा तारा भी हमला करने आया तो उसने उसे पकड़कर ऐसे घुमाया जैसे उल्का पिंड हो और बाकी दुश्मनों पर दे मारा। तीन बड़े तारे फिर से झपटे, पर वे खुद ही खाई के किनारे जा गिरे। उसने सोचा ये उसके ही जैसे जीव हैं, इसलिए एक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने बदला लेने के लिए नुकीला पत्थर उठाकर वार किया। अब किंग कोंग ने दया नहीं दिखाई और उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। बाकी सब डर कर भाग गए। छोटे तारे को उसने सजा देने के बजाय साथ चलने को मजबूर किया, ताकि वह उसे अपने झुंड तक ले जाए। दूसरी ओर इंसानों की टीम एक टूटे जहाज के पास पहुंची। कैमरे के डाटा से पता चला कि हमला करने वाला जीव भी तारे जैसा था। उन्हें समझ आया कि ये सब एक रहस्यमयी भूमिगत दुनिया में रहते हैं, जहां किंग कोंग जैसे कई प्राचीन दैत्य मौजूद हैं। इसी बीच सतह की दुनिया में हालात बिगड़ रहे थे। गोजिला युद्ध भूमि छोड़कर अलग अलग देशों के परमाणु संयंत्रों की ओर बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों को लगा कि उसे किसी बड़े खतरे का आभास हो गया है। वह समुद्र में उतरकर तेजी से उत्तर की ओर बढ़ा। उसका असली
असली लक्ष्य था समुद्री दैत्य तियामत। आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचकर गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक सांस से तियामत को बाहर निकाला। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। तियामत ने अपने लंबे शरीर से उसे जकड़ लिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गॉडजिला ने उसे काटकर बुरी तरह घायल किया और फिर अंदर से ऊर्जा विस्फोट कर उसे टुकड़ों में खत्म कर दिया। जीत के बाद उसने उसकी ऊर्जा सोख ली। बर्फ के नीचे से जब वह बाहर निकला तो उसका रंग नीले से बदलकर गुलाबी बैंगनी हो चुका था। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उधर किंग कोंग छोटे तारे के साथ आगे बढ़ता हुआ एक झील तक पहुंचा। छोटा तारा पानी पीने झुका, तभी पानी के अंदर से एक विशाल जलसर्प निकला। किंग कोंग ने तुरंत हमला किया और कुछ ही वार में उसे मार गिराया। शाम को पहाड़ी पर बैठकर उसने खाना खाया और छोटे तारे को भी हिस्सा दिया। इस बार उसने काटा नहीं। दोनों के बीच भरोसा बनने लगा। आखिरकार किंग कोंग एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों तक पहुंचा। वहां विशाल पिरामिड और रहस्यमयी प्रतीक बने थे। एक पुजारिन ने बताया कि सैकड़ों साल पहले धरती के अंदर और बाहर की दुनिया शांति से रहती थी। टाइटन जीव प्रकृति के रक्षक थे, लेकिन उन्हीं में से एक क्रूर तारा पैदा हुआ, स्कार किंग। उसने सतह की दुनिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया और गॉडजिला से भिड़ गया। लंबे युद्ध के बाद गॉडजिला ने उसे हराकर धरती के केंद्र में अग्नि राज्य नाम की जगह पर कैद कर दिया। मगर स्कार किंग बदला लेने की आग में जलता रहा। अब वही खतरा फिर से मंडरा रहा था। अपने खोए हुए परिवार को ढूंढता हुआ किंग कोंग आखिर उस अग्नि राज्य के द्वार तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी रह गईं। जहां उसने अपनापन और आजादी की उम्मीद की थी, वहां डर, गुलामी और अत्याचार का राज्य था। आने वाली लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। हजारों स्टार भारी भारी पत्थर ढो रहे थे, जैसे वे गुलाम हों। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। थोड़ी दूरी पर 3 स्टार गायब थे। साफ था कि जो भी काम में डील देता है उसका अंजाम भयानक होता है। तभी एक बूढ़ा स्टार कमजोरी की वजह से सिर्फ 2.5 सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन पहरेदार की नजर उस पर पड़ गई। बिना सोचे उसने जोरदार वार कर दिया। यह दृश्य देखकर किंग कोंगा खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत दौड़कर उस घायल स्टार को उठाने पहुंचा। पहरेदार उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन किंग कोंगा ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस एक घूंसा मारा और पहरेदार वहीं ढेर हो गया। गुफा में आराम कर रहा दाओ बावांग शोर सुनकर बाहर आया। लाल बालों वाला, खतरनाक चेहरे वाला वह स्टार इस इलाके का शासक था। जब उसने देखा कि किंग कोंगा उसके इलाके में बगावत कर रहा है तो पहले वह मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने किंग कोंगा के नुकीले दांत देखे, वह जोर से हंस पड़ा, जैसे कोई अजनबी उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा हो। वह एक छोटे स्टार को सजा देने आगे बढ़ा, क्योंकि उसने बाहरी की मदद की थी। तभी एक बड़ा स्टार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन दाओ बावांग दयालु नहीं था। उसने घूमकर उस बड़े स्टार को जोरदार लात मारी और सीधे लावा में गिरा दिया। यह देखकर किंग कोंगा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पहचान वाली गूंजती दहाड़ लगाई। दाओ बावांग ने भी जवाब में दहाड़ लगाई और अपनी कमर से बंधी लंबी चाबुक खोल ली। उसके साथी भी शोर मचाने लगे। किंग कोंगा के हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन चाबुक की मार ज्यादा दूर तक पहुंचती थी। शुरुआत में किंग कोंगा ने उसे हल्के में लिया। जैसे ही चाबुक वापस आई, उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन चाबुक के तेज सिरे ने उसका हाथ काट दिया। मौका देखकर दाओ बावांग ने हमला तेज कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि किंग कोंगा की असली ताकत मुश्किल वक्त में जागती है। एक जबरदस्त पलटवार में किंग कोंगा ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। अब वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन दाओ बावांग सीधी लड़ाई नहीं चाहता था। उसने अपनी चाबुक जमीन पर पटकी और एक प्राचीन बर्फीले दैत्य स्नो डेमन को बुला लिया। मोटी लोहे की जंजीरों में जकड़ा वह दैत्य खुद हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन चाबुक के डर से उसने ठंडी बर्फीली सांस छोड़ी। किंग कोंगा ने कुल्हाड़ी से रोकने की कोशिश की, मगर उसका हाथ वहीं जम गया। उसकी ताकत अचानक कम हो गई। हालात बिगड़ते देख वह गुफा की ओर भागा। दाओ बावांग ने तुरंत अपने सैनिकों को पीछे भेज दिया। दूसरी तरफ आइलिंग और उसके साथी यिवेई जनजाति का संदेश समझ चुके थे। अब उन्हें कारण पता चल गया था। किंग कोंगा अकेलेपन में अपनी जाति को ढूंढने आएगा और उसकी टक्कर दाओ बावांग से होगी। दाओ बावांग हमेशा सतह की दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और अब उसने स्नो डेमन को फिर से अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसी खतरे को देखकर यिवेई लोगों ने गेरसला को जगाया, लेकिन गेरसला और किंग कोंगा को एक साथ लाने के लिए एक खास मददगार की जरूरत थी। स्कल आइलैंड से आया एक यिवेई। सुरक्षा ढाल खुली और तभी किंग कोंगा लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। जिया घबरा गई। किंग कोंगा ने आखिरी ताकत जुटाकर उसे छुआ और अपनी पूरी कहानी इशारों में बता दी। ट्रेपो ने उसकी चोटें देखी। हालत गंभीर थी। ज्यादा देर तक इलाज संभव नहीं था। तभी उसने कहा कि एक रास्ता है। फ्रंट लाइन के शस्त्रागार में एक खास उपकरण रखा है। मैकेनिकल गॉडजिला घटना
घटना के बाद संगठन ने टाइटन एनहांसमेंट प्लान शुरू किया था, ताकतवर दैत्यों को और मजबूत बनाने की योजना। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप से यह बंद हो गया, लेकिन ताकत बढ़ाने वाला एक मॉडल पहले ही डिक्सिंग वर्ल्ड में टेस्ट के लिए भेजा जा चुका था। ट्रेपो तेजी से वहां गया, मॉडल उठाया और वापस लौट आया। अब उम्मीद की एक किरण फिर से जाग चुकी थी। इंसानों ने खास तौर पर किंग कॉन्ग के लिए एक शक्तिशाली मैकेनिकल आर्मर तैयार किया था। यह उसके विशाल शरीर के अनुसार बनाया गया था। जैसे ही कॉन्ग ने आर्मर पहना, वैज्ञानिकों ने उसके ठंड से जमे घावों के इलाज की दवा इंजेक्ट की। कुछ ही पलों में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखों में चमक लौट आई और वह पूरे कद के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। शुरुआत में वह नए यांत्रिक हाथ को समझने की कोशिश कर रहा था, हर हरकत नाप तोल कर करता। लोग डरे हुए थे, अगर उसे यह आर्मर पसंद न आया तो सब तबाह हो जाता। कॉन्ग ने अपनी मुट्ठी कसी, फिर अचानक ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर जोरदार प्रहार किया। धरती कांप उठी। उसके चेहरे पर संतोष था, उसे यह ताकत मंजूर थी। उसी समय एक छिपा दैत्य सब देख रहा था। वह चुपचाप अपने स्वामी के पास लौटा और खबर दी। यह सुनकर कॉन्ग के भीतर पुरानी बेचैनी जाग उठी। उसे सतह की दुनिया का रास्ता मिल चुका था। उसने अपनी जनजाति को इकट्ठा किया और ऊपर लौटने का फैसला किया। समुद्र की गहराइयों में भी हलचल हुई। गॉडजिला ने खतरे को महसूस कर लिया। जब कॉन्ग नीली रोशनी के भंवर से निकलकर सतह पर पहुंचा तो दोनों आमने सामने थे। कॉन्ग समझाना चाहता था कि असली दुश्मन कोई और है, पर गॉडजिला ने इसे चुनौती समझा और जोरदार हमला कर उसे दूर फेंक दिया। कॉन्ग पूरी ताकत अभी बचा कर रखना चाहता था, लेकिन जब गॉडजिला ने एटॉमिक बीम की तैयारी की तो उसे जवाब देना पड़ा। मैकेनिकल हाथ से उसने ताबड़तोड़ वार किए। समुद्र और धरती हिल उठे। तभी आसमान से रोशनी उतरी, मोथरा प्रकट हुई। उसने दोनों के बीच गलतफहमी दूर की और असली खतरे का नाम बताया, स्नो डीमन और ब्लेड किंग, जो भूमिगत दुनिया को बर्फ में बदलना चाहते थे। अब दोनों टाइटन साथ खड़े थे। गुरुत्वाकर्षण उपकरण सक्रिय हुआ और सब कुछ हवा में तैरने लगा। ब्लेड किंग अपनी चाबुक से इमारतें तोड़ रहा था, जबकि स्नो डेमन बर्फीले तूफान छोड़ रहा था। गॉडजिला ने स्नो डेमन को सीधी टक्कर दी। उसकी गर्म ऊर्जा से बर्फ टूटने लगी। दूसरी ओर कॉन्ग ने कुल्हाड़ी और मैकेनिकल हाथ से ब्लेड किंग को रोके रखा। अंतिम युद्ध रियो डे जनीरो में हुआ। समुद्र जम रहा था, आसमान धूल और बर्फ से ढका था। स्नो डेमन ने कॉन्ग के मैकेनिकल हाथ को जकड़ लिया। एक पल को लगा सब खत्म। तभी गॉडजिला ने पीछे से हमला कर उसकी पकड़ ढीली कर दी। मौका मिलते ही कॉन्ग ने पूरी ताकत से वार किया। मोथरा ऊपर से ऊर्जा बरसा रही थी। गॉडजिला ने एटॉमिक शक्ति जुटाई और कॉन्ग ने अंतिम प्रहार किया। संयुक्त हमले से ब्लेड किंग नष्ट हो गया और स्नो डेमन भी शांत हो गया। युद्ध खत्म हुआ, पर चारों ओर बर्फ और तबाही थी। गॉडजिला ने अपनी बची ऊर्जा से जमी धरती को पिघलाया और फिर समुद्र की गहराइयों में लौट गया। कॉन्ग अपने लोगों के साथ भूमिगत दुनिया में वापस गया। उसने सबको आजाद कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने राज करने की बजाय रक्षा को चुना। अब वह जान चुका था, असली ताकत हुकूमत में नहीं, अपने लोगों की जिम्मेदारी निभाने में है।